नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में नए मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली है और नायब सैनी जी ने कई मायनों में इतिहास रचा है। एक तो ये है कि हरियाणा में पहली बार कोई पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है। नायब सैनी जी ने केबल का कारोबार से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी और बाद में मनोहर लाल जी के सहयोगी के रूप में काम करते हुए उन्होंने यहाँ तक की ऊंचाइयाँ तय की है। ये कोई छोटी बात नहीं है और वो जिस पिछड़े समाज से आते हैं, जिस सैनी समुदाय से आते हैं, आज उनके लिए बहुत ही फ़ख्र और गर्व की बात है कि एक सामान्य घर का बच्चा इतने बड़े पद पर पहुँचता है। इसके साथ ही हरियाणा में जो मंत्रिमंडल है उसमें भी नए नए लोग शामिल हो गए हैं और उनमें से जो प्रमुख लोग हैं, वो जो प्रमुख बात है वो ये है कि इस बार लगभग सारे कैबिनेट मंत्री हैं, क्योंकि जिन दो लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है उन पे स्वतंत्र प्रभार है। तो पहली बार हरियाणा में बीजेपी ने ये प्रयोग किया है कि सभी को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि बीजेपी के मंत्री एक बार चुनाव जीतने के बाद जब मंत्रिमंडल में आते हैं तो उसके बाद ज़्यादातर लोग अगला चुनाव जीत नहीं पाते हैं। पिछले 2 टर्म से ऐसे ही हो रहा है। तो ये जो लोग नए बने हैं, इन लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं। और जब हम कभी इस तरह के पद पे पहुंचते हैं, संवैधानिक पद पे, तो फिर पूरा हरियाणा हमारा अपना हो जाता है और हमें जाति और धर्म संप्रदाय इनसे ऊपर उठकर काम करने की हमसे उम्मीद की जाती है। तो ये जो मंत्रिमंडल है और जो मुख्यमंत्री हैं, ये हम सबके साझे हैं, क्योंकि आपके हमारे सबके टैक्स से ही इनको वेतन मिलता है और हम हमारे जो सुविधाएं ये लेते हैं उसकी एवज में इनको हमारे वेलफेयर के लिए काम करना होता है। तो हम सबकी तरफ से इनको शुभकामनाएं हैं। डॉक्टर साहब जी, क्या कहेंगे आप आज? देखिए, पहला दिन है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने और उनकी जो टीम है वो वजूद में आ चुकी है। सबसे पहले तो शुभकामनाएं है पूरे मंत्रिमंडल को और ये कामना है कि 5 साल तक हरियाणा निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे और मुख्यमंत्री बड़ा दिल दिखा के केवल ये ना सोचें कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के पूरी आबादी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार है और वो ऐसी कुछ प्रेरणादायक काम करें कि जो मैं एक कमी महसूस करता हूँ कि मुख्यमंत्री आते हैं और सरकारी डरे पे काम वाम किया और चले गए। अगर वो हरियाणा के लोगों को मोटिवेट कर सकें, ख़ासतौर से युवाओं को, कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दें बेस्ट, और सरकार ये कोशिश करे कि जो हमारे युवाओं का सबसे बेहतर है वो राज्य के पुनर्निर्माण में और उसको आगे बढ़ाने में कामयाब है। बाकी सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे प्रशासन चलता है वैसे आमतौर पर चलेगा, विकास के कार्य भी होते रहेंगे। सबसे बड़ी ज़रूरत आज की जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि हरियाणा का जो यूथ है उसका जो टैलेंट है उसको आप कैसे प्रदेश के हित में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए 2 बड़ी चुनौती भी साथ में है। एक तो ड्रग एडिक्शन है, नशा, चूँकि युवाओं से रिलेटेड है, उसको आपने ख़त्म करना। दूसरे उनका स्किल जनरेशन का बात है कि उनको इस काबिल बनाना है कि वो निजी क्षेत्रों में भी अपना लोहा मनवाए जाके, केवल यही नहीं कि सरकारी क्षेत्र के ऊपर निर्भर रहें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम करना है। जहाँ तक मंत्रिमंडल का सवाल है तो मंत्रिमंडल बहुत संतुलित है क्षेत्रीय आधार पे, जातीय आधार पे और युवा और महिलाओं के आधार पे जो मिला है प्रतिनिधित्व, वो काफ़ी हद तक संतुलन को उनके दर्शाता है। बड़ी बात यह है कि पहली बार रोहतक जो पुराना जिला है वो इससे नदारद है। वो इसलिए क्योंकि वो कोई जीता ही नहीं है। पिछली बार भी क्या था कि शायद इतनी बड़ी संख्या, इक्का दुक्का कोई रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन तब ये संतोष था कि मनोहर लाल जैसे भी हैं, बेशक वो करनाल को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन पैदा रोहतक में हुए हैं। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि रोहतक झज्जर जिले में पैदा हुआ कोई व्यक्ति मेरे ख्याल से अरविंद शर्मा के अलावा कोई है नहीं। अरविंद शर्मा को मान सकते हैं, हाँ, लेकिन वो प्रतिनिधित्व वहीं का करेंगे। लेकिन ये जो प्रिविलेज है ये मुख्यमंत्री को ही मिलता है कि अगर वो किसी क्षेत्र विशेष में पैदा हुआ तो वहाँ के लोग थोड़ा सा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो अब रोहतक का इसलिए भी नहीं है कि पूरी रोहतक लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें एक भी विधायक, एक है कोसली से हैं। कौन है? कोसली से राव इंद्रजीत जी ने टिकट दिलवाई। कोसली को हम उस तरीके से मानते नहीं ना, वो अहिरवाल के क्षेत्र कोसली भी नहीं मानते, वो भी नहीं मानते। और जो जातीय संतुलन है वो बखूबी साधा गया। अरविंद शर्मा बने, गौरव शर्मा, 2 ब्राह्मण चेहरे हैं
और जाट समुदाय से आपके महिपाल ढांडा और श्रुति चौधरी जी। 2 दलित समुदाय से आगे कृष्ण बेदी और कृष्णलाल पवार, और राजेश नागर शायद यही नाम है उनका, वो गुजर समुदाय से, और राज्य मंत्री राजपूत हो गए श्याम सिंह राणा, और क्या बचा पंजाबी समुदाय से अनिल विज हैं, अहिर बच के, हाँ वो आरती राव और अपने नरवीर सिंह। तो इसमें आप देखेंगे कि मुख्यतः जो भारतीय जनता पार्टी का आधार क्षेत्र है दक्षिण और उत्तर, उसी की भागीदारी ज़्यादा है और वो शायद होनी भी चाहिए थी। और उसी प्रकार से आप देखें हिसार सिरसा उनका प्रतिनिधित्व भी बहुत कम है, और ओबीसी के नाम पे मुख्यमंत्री हैं तो बड़ा से चला जाएगा, और वो प्रजापति समाज से आ रहे हैं गंगवा जी। तो ये सारा का सारा जातीय और क्षेत्रीय चरित्र इस मंत्रिमंडल का है। अब आपने कहा कि ये सब लग जाएं और सबको एक सा समझें, आप ये देखें कि शपथ क्या है हमारी। शपथ उसने कही कि जो भी विषय मेरे सामने लाया जाएगा मैं उसके साथ न्याय करूंगा निष्पक्ष रूप से। शपथ हमारी इतनी शानदार है कि अगर ये लोग अपने जीवन में उसको उतार लें तो ना तो भ्रष्टाचार रहेगा और ना ही कोई पक्षपात रहेगा। अब सारे 14 लोग हैं, सारे गलत काम तो शपथ लेने 14 लोग हैं, इनके हिस्से में ये सारी जिम्मेवारी है। और इन्हीं के जो सबसे वयोवृद्ध नेता हैं पंडित राम कुमार गौतम, उन्होंने ही 2 दिन पहले ये कह दिया था कि अगर दलों को पिम्प्स को मंत्रिमंडल में लिया गया तो ये सरकार फिर चल जाएगी, लेकिन आएगी कभी नहीं। खैर वो मंत्री पद के लिए खुद ट्राई कर रहे थे, वो अलग बात है, कहने का तरीका गलत था। या तो वो कह देते, तरीका भी उनका सही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित पार्टी है ना, वहाँ कोई एक आदमी अगर ऐसा आ जाए, एक तो अनिल विज हैं जिनके ऊपर कंधों पे ये बड़ी जिम्मेवारी है कि अपनी सरकार के खिलाफ बोलना है या कुछ इस तरह की बातें करनी। अब राम कुमार गौतम वो जेजीपी से इंपोर्ट कर लिए गए जी। तो अब 2-3 चेहरे ऐसे हैं जो कुछ सारी की सारी चीज़ें इस तरह की सामने रख सकते हैं। अब लोगों की उम्मीद इस पे है कि राम कुमार गौतम विधानसभा अध्यक्ष हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये अपने आप में एक, आप देखना 5 साल तक जब भी सदन होगा अगर वो बने तो बहुत रोचक चीजें होंगी, क्योंकि इस बार जो है सदन में ऐसा कह रहे हैं हरविंदर कल्याण को स्पीकर बनाएंगे और दादा गौतम को उसमें नहीं। मैं सदन का जो रूप देख रहा हूँ कि पिछली बार तो उसमें रंग भरते थे अभय सिंह चौटाला, वो तो है नहीं, उनके पुत्र हैं, और मुझे लगता नहीं कि वो उस तरह की चीजें अभी सीखेंगे वो, है ना। हाँ, तो एक अभय सिंह चौटाला का जो एक अपना एक प्रभाव मंडल था, जैसा भी था वहाँ, उसकी एक महत्व था, लोग उस पर नज़र रखते थे। और ज्ञानचंद गुप्ता जैसे कमज़ोर उपाध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष थे, तो उनकी टसल देखने को मिलती थी। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर राम कुमार गौतम विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं तो आपको बहुत हल्का फुल्का माहौल मिलेगा, हंसी का माहौल मिलेगा, और वो कब किसको ये कह के बिठा दें खोपर बैठ जा सारा जीव गया वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो कुल मिला के मंत्रिमंडल संतुलित है और क्षेत्रीय और जातीय आधार पे। और अब इनको सिर्फ ये विभागों का वितरण कैसा होता है, चूँकि हमें ये छवि भी मिटानी चाहिए सरकारों के सामने जिम्मेवारी की ये मलाईदार विभाग है। ये मलाईदार विभाग जो है ना, ये कंसेप्ट ही बड़ी अजीब है। अब लोग नजर रखा एक्साइज किसे मिलेगा, रेवेन्यू किसको मिलेगा, जिसके नीचे सारी तहसील आ जाएंगी, माइनिंग किसको मिलेगा, ये तीन ही है। तो ये जो कुछ विभाग ऐसे हैं जो बिल्कुल दुधारू हैं, जिसमें बहुत माल है, और कुछ ऐसे बेचारे जिन्हें कोई पूछता नहीं। तो मुख्यमंत्री अब चूंकि एक नया इतिहास रचने की प्रक्रिया में हैं, वक्त ने तो उनके लिए इतिहास रच दिया। अब अगर वो अपने आप को सिद्ध करना चाहते तो उन्हें ये धारणाएं भी तोड़नी पड़ेंगी। और एक और मेरा ये है कि अब जो अपने दलित समुदाय के दोनों मंत्री आए हैं, तो उनको केवल वही मंत्रालय ना दे दिए जाए कि सामाजिक कल्याण, और बेदी जी को तो अच्छा डिपार्टमेंट मिलने की उम्मीद है, ऐसे ही कृष्णलाल पवार जी को सहभागिता वगैरह, क्योंकि बेदी जी तो पूरा ग्रूमिंग बीजेपी वाली है उनकी, कृष्णलाल पवार जी माइग्रेटेड है। अब जब वितरण हो जाएगा ना उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो ये जो मलाईदार और गैर मलाईदार का विवरण है, इसके आधार पे भी बड़ा तय करना होगा किसको क्या दिया गया। उस समय आपको राम कुमार गौतम जी का बयान ध्यान रखना चाहिए कि कौन से विभाग ऐसे हैं मलाईदार जो किसी पिंप या दल्ले दलाल को दे दिए गए। उनकी भाषा बोल रहा हूँ, मेरी भाषा नहीं है, मेरे लिए तो सब माननीय मंत्रीगण हैं। तो अब इस पे पूरी नज़र रहेगी, जनता को भी नज़र रखनी चाहिए, और हम लोग जिनकी जिम्मेवारी हम भी रखेंगे। और अगर दोस्तों इस सरकार के सामने चैलेंज की बात की जाए तो मुझे लगता है इस सरकार के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो रोजगार का है। हरियाणा प्रदेश के लाखों युवा रोजगार की तलाश में हैं, और बहुत सारे युवाओं ने केवल इस सरकार को इसलिए वोट दिया है
क्योंकि उनको उम्मीद है कि ये सरकार उनको रोजगार देगी। इसके अलावा जो नशा है, नशा हरियाणा की बहुत बड़ी समस्या है और जिन जिलों में ये ज़्यादा है आप देखिए कि वहाँ पर लोगों ने बीजेपी को वोट भी नहीं दिया है। सिरसा और फतेहाबाद इसके सबसे इफेक्टेड ज़िले हैं और वहाँ पे बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। तो नशा एक बड़ी समस्या है। तीसरा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। हरियाणा में अपराध निरंतर बढ़ रहा है और इसको 10 साल से चूंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए लोग सवाल इनसे पूछेंगे। तो अपराध को रोकना, जिसको सैनी जी कह रहे थे ना कि चूड़ी टाइट कर देंगे, या चूड़ी तो खैर कर्मचारियों के लिए उन्होंने कहा था, अपराधियों को कहा था कि प्रदेश छोड़ दो। तो पर ऐसे कहने से कोई प्रदेश नहीं छोड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये तभी है जब मुख्यमंत्री थोड़ा सख्ताई से काम लेगा, तभी यहाँ पे अपराध रोका जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, उसको ज़रूरत है, उद्योगों को ज़रूरत है, क्योंकि जब उद्योग फैलेंगे फूलेंगे तभी हरियाणा में रेवेन्यू आएगा, तो उसको भी उनको करना चाहिए। और पेयजल, आज भी अफसोस की बात है कि आदमपुर जैसे इलाकों में, एलनाबाद जैसे इलाकों में और तोसाम जैसे इलाकों में पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, भिवानी। तो इन जहाँ जहाँ पीने का पानी नहीं है, 5 साल में हर गांव तक समुचित पानी पहुंचाना चाहिए। और मेवात के जो इलाके आज भी विकास से दूर हैं, भले ही वो उन्होंने किसी दूसरी पार्टी को चुना है, मेवात भी विकास का बराबर का हकदार है, तो उन लोगों को भी डेवलपमेंट करना चाहिए। ये शपथ के हिस्से हैं सर, कि हम सबको एक नज़र से देखेंगे। और ये भी है कि जो शहरी क्षेत्र की समस्या है उनको भी आपको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा आमतौर पर शहरी तबके की पार्टी मानी जाती है। जो शहर है हमारे, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, वो सब डिके कर रहे हैं धीरे धीरे। उनका मतलब गांव रहने लायक नहीं रह गए, लोग शहर में पलायन कर रहे हैं, शहर में आ रहे हैं तो यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ भी वही बिजली पानी की समस्या है, दुनिया भर की साफ पानी नहीं मिल रहा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से इस चीज़ को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। और मुझे ध्यान आता है कि मनोहर लाल जी ये कहते थे कि बंसी लाल सड़क और बिजली के लिए जाने गए, भजन लाल औद्योगिकरण के लिए जाने गए, और मैं सीवरेज सिस्टम के लिए जाना चाहूँगा। अब पता नहीं सीवरेज सिस्टम के लिए वो जाने जाएंगे कि नहीं जाने जाएंगे, तो लेकिन शिष्य को अपने गुरु की जो परंपरा है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। काम करना होगा, बहुत काम करने की ज़रूरत है। शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम हरियाणा का ऑलमोस्ट कोलैप्स सिस्टम है। कॉलेजों में अगर आप जाके देखेंगे तो यूथ एडमिशन नहीं ले रहा है, जो ले रहा है वो क्लासों में नहीं आ रहा है, खाली बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है जैसे डिग्री मेले लगाने की ज़रूरत है कि आओ डिग्री लेके चले जाओ। और बहुत भारी मात्रा में भर्तियों की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है शिक्षा में। कर्मचारियों का इशूज अलग अलग खड़े होते हैं, हालांकि ये सरकार कर्मचारियों को क्या देगी मुझे थोड़ा संदेह है, क्योंकि कर्मचारियों ने ओपीएस के नाम पे इस सरकार के खिलाफ वोट दिया है। तो कहीं ऐसा ये सरकार उनका रिवेंज ना निकाले, इस बात के लिए कर्मचारियों को संतुष्ट करे, ज़्यादा बेटर है। और कर्मचारी अगर संतुष्ट होंगे तो वो हरियाणा के विकास में ज़्यादा सहयोग दे पाएंगे। खैर ये चैलेंजेज हैं दोस्तों। अब एक कमेंट आया हुआ था कि अब आप लोग क्या करेंगे, तो मैं आप लोग समझ हमारे बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं दोस्तों, जो कांग्रेस पार्टी है वो हरियाणा की सबसे बड़ी और विपक्षी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस से आप ये कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपस में लड़ाई झगड़े ना करें। वो तो करते रहेंगे, उनका काम है ये। रही बात हमारी, तो गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के दर्शक जो बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमें अच्छी तरीके से जानते हैं। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स एक स्थायी विपक्ष हरियाणा में काम करता रहेगा। सरकार की अगर सब लोग तारीफ ही करने लग जाएंगे तो सरकार को ये बताएगा कौन कि यहाँ पर आप गलत हैं। सरकार, और अगर सरकार अच्छा काम करती है तो उसको बताने के लिए उनके पास लोक संपर्क महकमा है और सरकारी विज्ञापन वो देती है, जहाँ करोड़ों रुपए आपकी टैक्स से कटते हैं, तब सरकार अपना गुणगान वहाँ पे करती है। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स एक जिम्मेदारी के साथ, अगर सरकार को कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है, कहीं सरकार गलत है, अगर पीपीपी आईडी में कोई समस्या थी तो वो हमने बताई है, अगर प्रॉपर्टी आईडी में कोई समस्या थी हमने बताई है, कहीं समस्या पीने के पानी की तो हमने बताई है। एक जिम्मेदारी के साथ सरकार को राह दिखाते रहेंगे, क्योंकि सरकार अपनी है, आप सबके हमारे पैसे से ये सरकार चलती है, इसलिए सरकार की आलोचना करना, तथ्यों पे आलोचना करना हमारी ज़रूरत भी है। क्यों सर? फिर भी जिस साथी ने ये कमेंट किया है, उस तरह के हजारों लोग होंगे, लाखों युवा हो सकते हैं, लेकिन वो भी अपने गिरेबान में झांक के देख लें कि वो अब क्या करेंगे। वो खुद भी अपने भविष्य के बारे में सोचें। तो हमारा तो बहुत बढ़िया चल रहा है और आगे भी अच्छा चला रहा है।
हमने पिछली सरकार को भी हमेशा डंडा किया था और अब भी करेंगे, है ना। अगर कहीं भय होगा इस सरकार को गलत करने का तो वो हमारे ही चैनल से होगा, ये भी मान के चलिए। आज हमने शुभकामनाएं दी हैं और ईमानदारी से दी हैं, और हम कामना करते हैं कि ये हो सारा, और हम पूरी तरह से कंटिन्यू मतलब कोऑपरेट करेंगे जो भी कंस्ट्रक्टिव काम होगा। लेकिन जहाँ भी राह से 1 इंच भी इधर उधर हुए तो हमारा रूप उनको देखने को मिलेगा। तो गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स एक विचार विमर्श की श्रृंखला का हिस्सा है दोस्तों। अगर सरकार को राह दिखाने की भी जरूरत है तो आप और हम मिलकर दिखाएंगे। और एक चीज़ हो धर्मेंद्र जी, हमेशा विपक्ष ये कहता है कि हमारा एक हनीमून पीरियड है, हम 100 दिन कुछ नहीं कहेंगे, 1 साल कुछ नहीं कहेंगे। हमारी कोई ऐसी गारंटी नहीं हो सकता आज शाम को या कल से ही हम शुरू हो जाए। कोई हनीमून पीरियड नहीं है। वो इसलिए हनीमून पीरियड इनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी 10 साल से इनकी सरकार है। हाँ, क्योंकि नहीं, अब तो पूरी उग्रता के साथ और पूरी ताकत के साथ सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया जाएगा। और अगर कहीं भी उसने जनपक्षीय मामलों में कहीं भी ढील या कोताही बरती तो वो लड़ाई हमारी ये टिप्पणीकार भाई करें या ना करें, हम जरूर करेंगे। कुछ साथी कमेंट कर रहे थे कि नायब सैनी जी ने अपना वादा नहीं निभाया, 25,000 लोगों को नौकरियों रिजल्ट जारी नहीं किया और शपथ ले ली है। तो होता है कभी कभी, उनको थोड़ा समय दें। पॉलिटिक्स में माइक पे बोलने वाली बातें अलग होती हैं, प्रैक्टिकल बातें अलग होती हैं। तो आप लोग जो नायब सैनी सरकार से जो उम्मीदें लगाए हुए थे, अब आप भी थोड़ा धरातल पे आ जाइए। आपने उनकी इस बात को लोहो लीक नहीं मानना चाहिए था कि वो जो बोल रहे हैं चुनाव में वो सब वैसा ही होगा। तो अगर रिजल्ट आज नहीं आया तो हो सकता है शाम को आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। रिजल्ट तो आ जाएगा, धैर्य रखना चाहिए। और सरकार ये कि मैं कह रहा हूँ भाजपा की या मुख्यमंत्री की नहीं, आपकी भी है। हाँ। तो आप जनता के रूप में आपका ये कर्तव्य है कि सरकार को आराम से काम करने दें, ज़्यादा झंझट पैदा ना करें। धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी और जो करनी है आलोचना वगैरह उसके लिए हम हैं। तो रिजल्ट आएगा ज़रूर आप लोगों का, क्यों नहीं आएगा, सरकार निकालेगी। लेकिन आज ही आना चाहिए था। और चूंकि मुख्यमंत्री ने कहा है तो चुनाव में किए गई बातें और शादी से पहले किए गए वादे पूरे हों ये ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों। तो मिलते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी और रोज़ाना मिलेंगे और बहुत मजबूती के साथ मिलेंगे। और इस सरकार को अगर कहीं भी अगर हमारी ज़रूरत हुई यहाँ पे कि हम हरियाणा प्रदेश के लोगों की तरफ से सरकार को चेताएं, इनको बताएं कि आप गलत कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर हमसे मिल सकते हैं। पूरे 5 साल हम लोगों के साथ हैं। और हरियाणा में किसी भी एक जगह पे अगर हमारी ज़रूरत महसूस होती है, किसी एक समूह को ज़रूरत महसूस होती है, किसी एक वर्ग को ज़रूरत महसूस होती है, तो उसकी बात को मैं हरियाणा की सरकार तक लेके जाएंगे। उसको अपने चैनल के माध्यम से हम ज़रूर बताएंगे। महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस है आज और आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।